हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये देखिए इसमें हमने 3 स्टेप लिख रखा है। पहला स्टेप है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, दूसरा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है ना, कि सर फोटोसिंथेसिस में वाटर का क्या इम्पोर्टेंस है, एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन यहाँ से देखिए, यहाँ से फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, या इसका मतलब होता है, हम बोलेंगे सिंपली, एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है ना, एटीपी का बनना क्या कहलाता है, फॉस्फोराइलेशन। और उससे पहले क्या यहाँ पे टर्म लगा है हमारे पास लगा है सर फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा कह रहे कि जो टॉपिक है इसमें हम लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी ये डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हो सकता है कि लाइट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड, तो आप लोग ध्यान रखिए, इसको किस नाम से जानते हैं, हिल रिएक्शन के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे जो एसिमिलेटरी पावर बनेगा उसको हम लोग नाम देते हैं NADPH2 एंड ATP, और एसिमिलेटरी पावर को बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। क्या नाम देते हैं, बाई प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है ना, आपसे पूछा जाएगा कि एसिमिलेटरी पावर क्या है, तो क्या बताना है, एसिमिलेटरी पावर इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, फिर इसके अंदर हम लोग जेड स्कीम की बात करेंगे, जिसमें हमें नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में स्टडी करना है, और लास्ट में हम लोग फोटो फास्फोराइलेशन की बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो अब यहाँ पे ज़रूरी बात क्या है, देखिए, जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर दोनों फोटो सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। यानी कि ऐसे हमें सोचना है कि सर जेड स्कीम के अंदर फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। ठीक है ना, अब आपसे पूछा जाएगा कि लाइट रिएक्शन का साइट बताइए, तो क्या बताना है सर, लाइट रिएक्शन चलता है ग्रेना के अंदर। कहाँ चलता है, ग्रेना के अंदर। ठीक है ना, तो ऐसे कभी कभी लिख के आ गया ग्रेना, वो भी सही माना जाएगा, ग्रेना। थैलेक्वाइड, तो थैलेक्वाइड इज आल्सो द पार्ट ऑफ ग्रेना। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ तक हो गई। अब ये हमने बेसिकली जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर डायग्राम है, ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको NCERT में भी मिलेगा, लेकिन NCERT में जो उन्होंने डायग्राम बनाया है वो बहुत क्लियर कट, वहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आने वाली है। तो सबसे बेसिक बात ये है कि यहाँ से जो हम लोग बात सीखेंगे, बाद में हम जब NCERT पढ़ेंगे ना, इसी कंटेक्स्ट में हम लोग बाद में NCERT को ऐड करेंगे। जब NCERT को पढ़ेंगे, अगर ये डायग्राम आपने सही से देख लिया, इसके ऊपर काम कर लिया, तो फिर वो NCERT वाला आपका कह रहे कि जो उसके अंदर उन्होंने चीज़ों को लिख रखा है वो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, उसको क्लियर कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। ठीक है ना, चलिए, तो ये कह रहे कि ये क्या है हमारे पास सर, ये थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, और ये कह रहे ये वैकेंट स्पेस जो है इसको नाम देते हैं, ये इसको बोलते हैं सर ल्यूमेन। ल्यूमेन का क्या मतलब होता है, ल्यूमेन मतलब होता है वैकेंट स्पेस। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने शुरुआत कहाँ से करना है, रिएक्शन की शुरुआत करना है सर फोटो सिस्टम। देखिए, फोटो सिस्टम सेकेंड, तो फोटो सिस्टम, देखिए फोटो सिस्टम सेकेंड के ऊपर ये कौन आ रहा है, ये लाइट एनर्जी कह रहे हैं आ रही है सर, लाइट एनर्जी आएगी, तो हमें पता है सर फोटो सिस्टम सेकेंड जो है उसके सेंटर में कौन है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। और हमें ये बात पता है कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के सेंटर में कौन होता है, मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं यहाँ से एक्साइट होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तो पहले कह रहे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद यहाँ पे जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इसको हम लोग नाम देते हैं फियोफाइटिन। क्या नाम देते हैं, फियोफाइटिन। ठीक है ना, अब फियोफाइटिन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन को वो किसको हैंड ओवर करता है या ट्रांसफ़र करता है, प्लास्टोक्विनोन को।
किसको हैंड ओवर करता है? प्लास्टोक्विनोन को। लेकिन ये जो प्लास्टोक्विनोन है ना, इसके बारे में आप एक बात ध्यान रखिएगा, प्लास्टोक्विनोन एक्ट एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ठीक है ना। प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह यहाँ पे काम नहीं करता है, ये किसकी तरह काम करता है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह, ठीक है। देखिए, अब जब प्लास्टोक्विनोन को आप अकेला इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्लास्टोक्विनोन है क्या? प्लास्टोक्विनोन सर हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, मतलब प्लास्टोक्विनोन को चाहिए हाइड्रोजन। तो यहाँ थियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन दिया, अब कहीं से प्रोटॉन की व्यवस्था हो जाए ना, कहीं से प्रोटॉन की व्यवस्था हो जाए तो ये कह रहे हैं प्लास्टोक्विनोन को हाइड्रोजन मिल जाएगा। और प्लास्टोक्विनोन को हाइड्रोजन मिले, इसके लिए थियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना। और ये वाला जो बाहर वाला साइड है, ये है कौन एक्चुअल में? ये स्ट्रोमा है। बाहर वाला साइड कौन है? ये स्ट्रोमा है, ठीक है ना। तो स्ट्रोमा से देखिए 2 प्रोटॉन एंटर करते हैं और यहाँ से कह रहे हैं कि सर थियोफाइटिन से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और प्लास्टोक्विनोन कन्वर्ट हो जाता है PqH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? PqH2 में। अब आगे देखिए, आगे क्या दिखा रखे हैं कि सर प्लास्टोक्विनोन के आगे जो एक्सेप्टर हैं वो कह रहे हैं कि ये कौन से हैं, मतलब साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, ये किसकी तरह काम करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को चाहिए सर इलेक्ट्रॉन। आप समझिए, इलेक्ट्रॉन मतलब साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, इनको चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन। अब प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, ठीक है ना। मतलब प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन के पास बेसिकली हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करता है कि ये जो प्लास्टोक्विनोन है वो अपने प्रोटॉन को, देखिए अपने प्रोटॉन को कहाँ छोड़ देता है? ल्यूमेन में। और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको मिल जाता है? साइटोक्रोम को। अब साइटोक्रोम से आगे जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो वो किसको मिलता है? प्लास्टोसाइनिन को। किसको मिलता है? ये PC मतलब होता है प्लास्टोसाइनिन, ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पे, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे हमने फोटो सिस्टम सेकेंड के ऊपर यहाँ पे देखिए ये लाइट गिराई है ना, तो अब फोटो सिस्टम सेकेंड पे लाइट गिर रही होगी तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 के ऊपर भी लाइट एनर्जी गिर रही होगी, समझिए। मतलब सन का जो सनलाइट, जैसे सनलाइट जो है वो तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों के ऊपर आके टकरा रही होगी, ठीक है ना। तो फोटो सिस्टम 1 का भी इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं क्या होगा? एक्साइट होगा। फोटो सिस्टम 1 का भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइट होगा। तो फोटो सिस्टम 1 का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है वो सबसे पहले किसको मिलता है? फेरेडॉक्सिन। इसको, इसका नाम थोड़ा सा याद रखना है, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है ना। FRS इज फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अब फेरेडॉक्सिन से जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो वो किसको मिलता है? फेरेडॉक्सिन को। ये FD मतलब होता है फेरेडॉक्सिन। FD मीन्स फेरेडॉक्सिन, ठीक है ना। FD मीन्स फेरेडॉक्सिन। चलिए, अब फेरेडॉक्सिन से के पास जब इलेक्ट्रॉन पहुंचता है ना, तो यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है NADP रिडक्टेज। इसका नाम क्या होता है? NADP रिडक्टेज। अब ये NADP रिडक्टेज के प्रेजेंस में, देखिए ध्यान से ना, यहाँ पे NADP रिडक्टेज के प्रेजेंस में NADP प्लस कन्वर्ट हो जाता है NADPH में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADPH प्लस H प्लस में। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है ना, देखिए ध्यान से ना, यहाँ से कह रहे हैं सर फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला फेरेडॉक्सिन पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअल में, ये थोड़ा सा रिएक्शन समझ लीजिए आप लोग। जैसे देखिए यहाँ पे ये NADP प्लस है, ठीक है ना। और कह रहे हैं सर फेरेडॉक्सिन पे जब इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पहुँचा, ठीक है, और यहाँ से होता क्या है, यहाँ से 2 प्रोटॉन को पकड़ा जाता है। यहाँ से मतलब बाहर कौन है?
बाहर स्ट्रोमा है तो मतलब स्ट्रोमा साइड से 2 प्रोटॉन को पकड़ा जाएगा और इधर से कह रहे हैं जो 2 ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे इनको कैप्चर किया जाता है। अब आप समझिए यहाँ पे ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इकट्ठा करेंगे, समझिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इकट्ठा करेंगे तो कह रहे हैं क्या बन जाएगा सर, यहाँ से कह रहे हैं हाइड्रोजन तैयार होगा, ये ऐसा कुछ हाइड्रोजन मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के बारे में ऐसे सोचिए, अगर हाइड्रोजन की हेट्रोलिसिस हो जाए, हाइड्रोजन की क्या हो जाए, हेट्रोलिसिस हो जाए तो हाइड्रोजन करें H+ और H- में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। अब ये जो H- है, देखिए ध्यान से, H- को पकड़ लेता है NADP+ और वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, NADPH में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH में। और ये वाला जो H+ है, इस H+ को इसके साथ ऐसा लिखते हैं, तो आप इसको चाहे NADPH + H+ बोलिए, चाहे आप इसी को और क्या बोल सकते हैं सर, NADPH2, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे दिखाया है हमने, देखिए कि NADP+ कन्वर्ट होता है किस में, NADPH + H+ में। तो कैसे कन्वर्ट हुआ पता चल गया, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP+ विल बी कन्वर्टेड इनटू NADPH + H+, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो आप इसको समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा पहला जो ये है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, वो तो पता चल गया आपको कि कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है ना। और उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। अभी हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पे आ रहे हैं। उससे पहले आप देखिए कि ये सर ये नॉन साइक्लिक कैसे हुआ। नॉन साइक्लिक ऐसे हुआ कि आप ध्यान से देखिए, जैसे जब सनलाइट फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 दोनों के ऊपर सनलाइट गिरेगी, ठीक है ना। तो सनलाइट का कह रहे जब एक्सपोजर होगा दोनों फोटो सिस्टम पे ना, तो फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर भी कह रहे सर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी और फोटो सिस्टम 1 के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कह रहे हैं क्रिएट होगी। आप ऐसे सोचिए कि सर जो फोटो सिस्टम 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, उसकी कह रहे हैं उसकी भरपाई कौन कर देता है, फोटो सिस्टम सेकेंड का इलेक्ट्रॉन। समझिए ऐसे थोड़ा सा, इसको एक और डायग्राम हम बना दे रहे हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कह रहे ये है हमारे पास फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है, और ये है हमारे पास फोटो सिस्टम 1, ठीक है, ये फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। अब दोनों के ऊपर थोड़ी देर के लिए कह रहे कि सनलाइट गिरेगी सर, ठीक है, सनलाइट दोनों के ऊपर गिरेगी। अब समझिए दोनों के ऊपर सनलाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन का कह रहे एक्साइटेशन यहाँ भी होगा, यहाँ से भी कह रहे इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, मतलब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। अब ऐसे सोचिए कि जो फोटो सिस्टम 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, उस इलेक्ट्रॉन की भरपाई कौन कर देता है, फोटो सिस्टम सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप समझिए कि फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ तो सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दिखेगी आपको, ठीक है ना। अब ये जो फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, इस डेफिशिएंसी को पूरा कौन करता है, वाटर टूटता है। देखिए अब वाटर जो है ना, वाटर के पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, ठीक है। अब हाइड्रोजन को अकेले आप सोचिए, हाइड्रोजन क्या है सर, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होंगे, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कह रहे हैं कि सर हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हैं। अब यहाँ पे जब पानी टूटता है ना, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यही कहानी क्या कहलाती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ से ये जो प्रोटॉन देखिए ध्यान से, ये प्रोटॉन तो रह गया कहाँ, ल्यूमेन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाता है, फोटो सिस्टम सेकेंड को।
बोलिए। अब जैसे यहाँ पे हम बोल रहे थे ना कि फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। अब आप चाहते हैं कि दोबारा से सनलाइट गिरे, मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड के ऊपर सनलाइट कह रहे गिरे और फोटो सिस्टम सेकेंड से फिर से कह रहे कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जो फोटो सिस्टम सेकेंड के लेवल पे क्रिएट हुआ ना, पहले आप वहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ख़त्म करिए कैसे भी करके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फ़ोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर कह रहे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है उस डेफिशिएंसी को ख़त्म कहाँ से किया जाता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका है सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन वाटर का है। किसका है, वाटर का है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि सर फोटो सिस्टम सेकेंड का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो फोटो सिस्टम सेकेंड के रिएक्शन सेंटर को वापस नहीं किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर आप समझ पाए तो फिर हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़िए, ठीक है। अब आगे क्या लिख रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकेंड, मतलब जो फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इजेक्ट हुआ, नेवर बैक टू क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर। वो कह रहे हैं कि सर वो फोटो सिस्टम सेकेंड के रिएक्शन सेंटर को वापस नहीं मिला। आगे क्या लिख रहे हैं, फाइनली गेन बाई NADP+, ठीक है ना। वो फाइनली हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सर वो इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो कह रहे हैं गया कहाँ, कहीं न कहीं गया होगा ना। तो कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन मिल गया लास्ट में कह रहे हैं NADP+ को। 10 अब आगे क्या बोल रहे हैं, 10 अ गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटो सिस्टम सेकेंड, 10 अ गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटो सिस्टम सेकेंड इज फिल्ड बाई फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मतलब कह रहे हैं कि सर फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई उसको फुलफिल किससे किया गया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन इवोल्यूशन अकर्स इन जेड स्कीम, ठीक है ना। जिसका कह रहे कि रिजल्ट क्या हुआ कि सर ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हुआ। ऑक्सीजन का एवोल्यूशन कैसे, यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक हमें बात पता चल गई कि अच्छा सर ये सारी बातें थी, ठीक है। अच्छा अभी इस पूरे कंटेक्स्ट में और क्या लिख रखे हैं यहाँ पे कि सर रिजल्ट ऑक्सीजन एवोल्यूशन अकर्स इन जेड स्कीम एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 एंड ATP। तो अभी तक आप लोग क्या समझ पाए हैं कि सर NADPH2 तो बन गया, यहाँ देखिए ये NADP रिडक्टेज, ये रहा हमारे पास NADPH2, ठीक है ना। तो NADPH2 तो बन गया, लेकिन कह रहे हैं कि सर ATP का फॉर्मेशन जो है वो तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो ATP कैसे तैयार होता है या ATP बनने के पीछे की जो कहानी है उसके लिए ये कह रहे हैं कि सर एक थियरी दी गई पीटर मिचेल के द्वारा, जिसको हम लोग नाम देते हैं केमियोस्मोटिक थियरी, ठीक है ना। जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, केमियोस्मोटिक थियरी। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर केमियोस्मोटिक थियरी क्या है, तो अभी वो तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा केमियोस्मोटिक थियरी क्या बताता है, तो आपको क्या बताना है, टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन, कि कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ये कौन सी थियरी हमें बताती है, केमियोस्मोटिक थियरी। देखिए अब आगे हो क्या रहा है, इसको डायग्राम थोड़ा सा पीछे जो हमने डायग्राम बनाया ना वो डायग्राम को सोचते हुए आगे बढ़ना है। देखिए अब क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में, कह रहे ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसंट्रेशन ऑफ H+ ग्रेजुअली इंक्रीजेस इन थाइलेक्वाइड ल्यूमेन। कह रहे धीरे धीरे H+ आयन का कंसंट्रेशन ल्यूमेन के अंदर बढ़ रहा है, ठीक है ना। पहले इसको स्टेटमेंट क्लियर करिए, फिर अभी हम उस पर चलेंगे, डायग्राम पे समझ में आ जाएंगी बातें, ठीक है।
अब आगे क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की हम बात करते हैं तो कह रहे हैं कि देयर आर 3 काजेज ऑफ डिफरेंट इन H+ आयन कंसंट्रेशन। तो 3 कारण हैं कि कैसे H+ का कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है ना, उसके कितने कारण बताए इन्होंने, 3 कारण। तो पहला कारण बोल रहे हैं कि सर फोटोलिसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस H+। तो पहला कारण तो ये हो गया कि जब वाटर टूटा, ठीक है ना, तो मतलब पानी का जब ब्रेकडाउन हुआ तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिला सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बने थे। बोलिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बने थे। इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, फोटो सिस्टम सेकेंड के रिएक्शन सेंटर को। बोलिए, ठीक है। और प्रोटॉन कहाँ रह गया, ये वाला जो प्रोटॉन है ये कहाँ है, ये ल्यूमेन में है। प्रोटॉन कहाँ रह गया, ल्यूमेन में रह गया, ठीक है ना। और दूसरा बात क्या है कि देखिए, प्लास्टोक्यूनोन शिफ्टनिंग ऑफ H+ आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। देखिए, तो जब प्लास्टोक्यूनोन जो है, हमने क्या बताया प्लास्टोक्यूनोन के बारे में, ज़रूरी बात कि प्लास्टोक्यूनोन एक्ट एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर। प्लास्टोक्यूनोन ने किसकी तरह काम किया, हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह, ठीक है ना। यानी प्लास्टोक्यूनोन शिफ्टनिंग ऑफ H+ आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। तो उसमें हुआ क्या था, देखिए प्लास्टोक्यूनोन को इलेक्ट्रॉन, तो कह रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन तो मिल गया था, लेकिन कह रहे वो काम किसकी तरह करता है, प्लास्टोक्यूनोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। तो प्लास्टोक्यूनोन को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों चाहिए। तो वो प्रोटॉन कहाँ से एंटर किया था, याद करिए, वही बात लिखा है ना, प्लास्टोक्यूनोन शिफ्टनिंग ऑफ H+ आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन, ठीक है। यानी जो स्ट्रोमा से प्रोटॉन कह रहे एंटर किया, वो फाइनली पहुंच कहाँ गया, ल्यूमेन के अंदर। कहाँ पहुंच गया, ल्यूमेन के अंदर। फिर क्या बोल रहे हैं कि जब NADP रिडक्टेज ने काम किया, याद करिए, तो NADP रिडक्टेज मीडिएटेड यूटिलाइजेशन ऑफ H+ फ्रॉम स्ट्रोमा। वहाँ भी आपको क्या देखने को मिला कि सर NADP रिडक्टेज ने जब काम किया था तो हुआ क्या था, बेसिकली याद करिए, वहाँ पे हुआ था सर NADP+ कन्वर्ट हुआ किसमें, NADPH2, या इसी को हम लोग क्या नाम दिए थे, NADPH+H+, यही तो हुआ था ना, ठीक है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि सर ये जो कन्वर्जन है, इसमें हम लोग क्या ध्यान दिए थे कि इस कन्वर्जन में सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का यूटिलाइजेशन हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन तो कह रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन मिला, और उसके बाद प्रोटॉन को कहाँ से पकड़ा गया, प्रोटॉन को स्ट्रोमा साइड से पकड़ा गया था, ठीक है ना। और उसके बाद NADP+ कन्वर्ट हुआ किसमें, NADPH2 में, ठीक है। तो पूरी कहानी में अब थोड़ा सा इस डायग्राम पे आइए, आपको समझ में आ जाएगा क्लियर कट। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जब पानी टूटा, अब थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। देखिए, जब पानी टूटा है ना, पानी टूटने के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए, ठीक है। जब वाटर का कह रहे हैं कि सर यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन हुआ, तो ये 2H+ जो है वो कहाँ रह गया, वो 2H+ रह गया हमारा ल्यूमेन के अंदर। और यहाँ पे देखिए प्लास्टोक्यूनोन से, यहाँ से जो ये 2H+ कह रहे हैं कि एंटर किया, वो यहाँ पे छोड़ दिया गया, ठीक है। ये दोनों बात कह रहे हैं, समझ में आ रही है सर। यहाँ पे ये वाला कह रहे हैं 2H+ और ये वाला 2H+, ठीक है। और नेक्स्ट बात क्या हुई कि जब कह रहे हैं कि सर जब फिर यहाँ पे फेरेडॉक्सिन साइड पे ये जब NADP रिडक्टेज ने काम किया है, तो देखिए ये प्रोटॉन कह रहे हैं, ये प्रोटॉन ल्यूमेन तक तो नहीं पहुँचा, ये प्रोटॉन ल्यूमेन तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर ये वो प्रोटॉन है जो स्ट्रोमा से क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है ना, जो स्ट्रोमा से क्या हो गया, गायब हो गया। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि सर इस पूरे कंटेक्स्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लगातार हमें क्या देखने को मिल रहा है, लगातार ये घटना घट रही है। देखिए ध्यान से, लगातार क्या हो रहा है, स्ट्रोमा से
H+, स्ट्रोमा में H+ कह रहे हैं कि लगातार घटेगा। ठीक है, घटेगा क्यों? क्योंकि सर स्ट्रोमा से कह रहे हैं प्लास्टोक्विनोन को जो प्रोटॉन गया वो कह रहे हैं कि वो स्ट्रोमा से गया है। यहाँ पे जब NADP रिडक्टेज ने काम किया तो ये वाला भी प्रोटॉन कहाँ से हटा है? तो ये भी प्रोटॉन कह रहे हैं कि यही स्ट्रोमा से हटा है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ऐसा लगता है सर कि स्ट्रोमा में लगातार H+ का कंसंट्रेशन घट रहा है और बढ़ कहाँ रहा है? बढ़ कहाँ रहा है? ल्यूमेन में। ल्यूमेन में लगातार H+ का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? H+ का कंसंट्रेशन ये कह रहे हैं यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है ना? चलिए, अब इसकी वजह से कह रहे हैं यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है H+ आयन का डिफरेंस। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है H+ आयन का डिफरेंस। तो H+ आयन देखिए, स्ट्रोमा में H+ आयन लगातार कह रहे हैं क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं, और ल्यूमेन में लगातार ये क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या ध्यान में रखना है कि एक ग्रेडियंट बन रहा है जिसको सर हम लोग क्या नाम देते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब H+ स्ट्रोमा में कम हो रहा है और ल्यूमेन में लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है ना? अब दूसरी कहानी देखिए किस कैसे समझना है इसको कि सर स्ट्रोमा से जब लगातार H+ हटेगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चार्ज कंजर्वेशन को माइंड में रख के हमें चीज़ों को सोचना है कि जब स्ट्रोमा से H+ हट रहा होगा, बोलिए, तो रिलेटिव कह रहे कि अगर आप ऐसे समझिए कि आप कहीं से H+ आयन को हटाएंगे, आप कहीं से H+ आयन को हटाएंगे, ठीक है ना? यानी ऐसे हम बोलें सर अगर कहीं से 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आप हटा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे या उस पर्टिकुलर जगह पे आप 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, ये अगर ये बात नहीं होगी तो ओवरऑल चार्ज क्या कंजर्व रह पाएगा? बोलिए, ओवरऑल चार्ज का कंजर्वेशन नहीं रह पाएगा सर। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जब यहाँ से मतलब स्ट्रोमा से 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज हटेगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज स्ट्रोमल सरफेस पे आएगा। ठीक बात है? तो अब इसका कह रहे हैं कि इसका नतीजा क्या होता है कि यहाँ पे आपको ल्यूमिनल साइड पे लगातार क्या देखने को मिलेगा कि ल्यूमिनल साइड से लगातार पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर कह रहे हैं लगातार बढ़ेगा, और स्ट्रोमल साइड मतलब कह रहे हैं जो बाहर वाला सरफेस है वहाँ से आपने H+ को हटाया है, H+ को हटाया है यानी पॉजिटिव चार्ज को हटाया है, पॉजिटिव चार्ज को हटाया है मतलब आपने वहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या किया है? क्रिएट किया है। ठीक है ना? ये दूसरा ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं वोल्टेज, इसको नाम देते हैं हम लोग वोल्टेज ग्रेडियंट। क्या नाम देते हैं? वोल्टेज ग्रेडियंट। ठीक है ना? अब ये दोनों ग्रेडियंट मिलके कितने ग्रेडियंट हो गए? 2 ग्रेडियंट। एक का नाम रहा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बोलिए, एक का नाम रहा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और दूसरे का नाम रहा वोल्टेज ग्रेडियंट। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और वोल्टेज ग्रेडियंट दोनों मिलके एक फोर्स यहाँ पे कह रहे हैं बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। क्या नाम होता है? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक है ना? प्रोटॉन मोटिव फोर्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे? प्रोटॉन मोटिव फोर्स का मतलब होगा प्रोटॉन को मोशन देने वाला फोर्स। प्रोटॉन को मोशन देने वाला फोर्स। देखिए, अब प्रोटॉन को अकुमुलेट कहाँ हुआ है ल्यूमेन में? प्रोटॉन अकुमुलेट कहाँ हुआ है?
ल्यूमेन में, ठीक है। तो ल्यूमेन में से प्रोटॉन को कह रहे हैं कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या करता है, मतलब ऐसे समझिए ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स यहाँ कहीं कह रहे हैं कि ये क्रिएट हुआ होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो ल्यूमेन से कह रहे हैं सर प्रोटॉन को बाहर स्ट्रोमा की तरफ भेजना शुरू करेगा, ठीक है ना। प्रोटॉन मोटिव फोर्स प्रोटॉन को कहाँ से कहाँ, ल्यूमेन से कह रहे हैं कि सर प्रोटॉन मोटिव फोर्स, या इसको ऐसे रखिए सिंपल, ठीक है ना, H प्लस। प्रोटॉन मोटिव फोर्स प्रोटॉन को कहाँ से, ल्यूमेन से कहाँ की तरफ, स्ट्रोमा की तरफ भेजना शुरू करेगा, ठीक है ना। अब प्रोटॉन मूव कहाँ से कहाँ कर रहा है, देखिए फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। अब जब ये कह रहे हैं प्रोटॉन का ग्रेडियंट टूटता है, यानी प्रोटॉन जब अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो इसको ऐसे ध्यान में रखना है कि सर इस मूवमेंट में यहाँ से कह रहे हैं कि क्या होता है, इस मूवमेंट में यहाँ पे कुछ एनर्जी का एवोल्यूशन होता है, ठीक है ना, कुछ एनर्जी यानी यहाँ पे इवॉल्व होती है। अब इस एनर्जी का इस्तेमाल एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अपने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने में इस्तेमाल करता है, मतलब इस एनर्जी का इस्तेमाल करके एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है ना। इसी घटना को हम लोग नाम देते हैं फास्फोराइलेशन। इसको क्या नाम देते हैं, फास्फोराइलेशन। इस फास्फोराइलेशन की वजह क्या है सर, सनलाइट। ये फास्फोराइलेशन क्यों हुआ है, ठीक है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, एटीपी का बनना विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, तो फिर आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। देखिए आगे क्या लिख रखे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब यही तो बताया ना कि ल्यूमेन में प्रोटॉन कह रहे हैं सर लगातार बढ़ा है, बोलिए, और स्ट्रोमा में ल्यूमेन में कह रहे प्रोटॉन बढ़ा है और स्ट्रोमा में प्रोटॉन क्या हुआ है, घटा है, ठीक है। इसको बोल रहे हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट, या इसी को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखिए लिखा है एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोगों ने किस नाम से पढ़ा, वोल्टेज ग्रेडियंट के नाम से। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और वोल्टेज ग्रेडियंट दोनों मिलके एज ए रिजल्ट ऑफ विच प्रोटॉन मोटिव फोर्स विल जनरेट, ठीक है ना। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वोल्टेज ग्रेडियंट दोनों मिलके प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनाते हैं। एंड प्रोटॉन मोटिव फोर्स डू नॉट अलाउ द स्टे ऑफ H प्लस आयन इन द ल्यूमेन। मतलब कह रहे प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो H प्लस को ल्यूमेन में नहीं रहने देना चाहता है। सो H प्लस स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स स्ट्रोमा। H प्लस मूव करना शुरू करता है किसकी तरफ, स्ट्रोमा की तरफ। कहाँ से, ल्यूमेन से, थ्रू F0 F1 पार्टिकल। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ना कि सर ये F0, ये करें ये वाला जो पार्ट है ये F0 कहलाता है, ये वाला पार्ट F1 कहलाता है, ठीक है ना। F0 F1 पार्टिकल से होते हुए कह रहे सर प्रोटॉन जो है वो ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ मूव करना शुरू करता है, ठीक है ना। एंड कन्वर्जन उसकी कह रहे हैं कि फिर हमने क्या बताया, यहाँ से जब प्रोटॉन कह रहे हैं रिलीज होता है तो वो कह रहे हैं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्रिएट करता है और इसी एनर्जी का इस्तेमाल होता है और यहाँ पे कह रहे हैं सर
ADP इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़ता है और कन्वर्ट हो जाता है किस में, ATP में। ठीक है ना, यानी इसी प्रोसेस को या इसी घटना को हम लोग नाम दे रहे हैं फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, फास्फोराइलेशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, पूरे घटना को क्या नाम दिया, फोटोफास्फोराइलेशन। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया कि सर नॉन साइक्लिक, अब समझ गए ना कि यहाँ पे सर ATP भी बन गया। देखिए अब ये फाइनल डायग्राम यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा इसको हाईलाइट करिए, ये ATP दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे NADPH2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन्हीं दोनों को इकट्ठे हमने नाम क्या दिया था शुरुआत में, एसिमिलेटरी पावर। और इनको क्या बोला था, एसिमिलेटरी पावर एक्ट एज बाई प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अब इनका फेट क्या है, ये सर ये जो लाइट रिएक्शन के जो बाई प्रोडक्ट हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है डार्क रिएक्शन में। किस लिए किया जाता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पे क्या तैयार किया जाता है सर, ग्लूकोज तैयार किया जाता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक हो गया। अब ये थोड़ा सा एकदम सिंपल सा है, इसको देख लेते हैं। देखिए अब ये जो साइक्लिक कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फोटोफास्फोराइलेशन, इसका क्या मतलब है। अब ये बोल रहे हैं इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ओनली PS1 वर्क्स। ठीक है ना, यानी जब साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे कौन कह रहे हैं कि वर्क करेगा और कौन नहीं करेगा, इसको कैसे देखना है कि सर देखिए यहाँ पे PS1 काम करेगा। ठीक है ना, तो जो कह रहे हैं कि जो PS1 है वहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है, क्लोरोफिल A का कह रहे 670 वाला, क्लोरोफिल A का 670 वाला मॉलिक्यूल भी होगा। ठीक है ना, और कह रहे वहाँ पे क्लोरोफिल A का 683 वाला भी है, उसके पास कह रहे क्लोरोफिल A का 695 वाला भी है। वहाँ पे सर कैरोटिनॉइड्स भी हैं, वहाँ पे कैरोटिनॉइड्स भी हैं। ठीक है, क्लोरोफिल भी है, एंड उसके साथ साथ कह रहे हैं कि रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर कौन होता है, क्लोरोफिल A का 700। ठीक है ना, ये क्लोरोफिल A का 700, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, P700। साइट पूछा जाएगा, चलता कहाँ है, तो ग्रेनाथैलेक्वाइड। जैसे ग्रेनाथैलेक्वाइड ठीक है नॉन साइक्लिक वाला था, वैसे ही ग्रेनाथैलेक्वाइड ये कह रहे हैं यहाँ पे भी ध्यान रखना है। एंड जरूरी बात, ठीक है ना, स्ट्रोमा लैमेली और स्ट्रोमा थैलेक्वाइड। अब जो स्ट्रोमा है ना, स्ट्रोमा लैमेली जो है वहाँ पे कह रहे हैं कि क्या आपको देखने को मिलता है, स्ट्रोमा लैमेली के पास कह रहे हैं खाली, और खाली क्या होता है सर, फोटोसिस्टम 1 होता है। ठीक है ना, आगे बहुत ज़रूरी लाइन लिखी है कि स्ट्रोमा लैमेली लैक फोटोसिस्टम सेकेंड, मतलब स्ट्रोमा लैमेली के पास फोटोसिस्टम सेकेंड एब्सेंट होता है, एंड एंजाइम NADP रिडक्टेज। तो यहाँ से आपसे स्ट्रोमा लैमेली से एसोसिएटेड कह रहे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर स्ट्रोमा लैमेली के बारे में सही स्टेटमेंट या सही बात क्या है। तो क्या बोलना है सर, स्ट्रोमा लैमेली के पास फोटोसिस्टम सेकेंड नहीं होता है, और क्या नहीं होता है, एंजाइम NADP रिडक्टेज नहीं होता है। अब देखिए अगर एंजाइम NADP रिडक्टेज नहीं होगा ना, इसका सीधा सा मतलब है कि सर यहाँ पे NADPH2 नहीं बनेगा। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना है, NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। सही है, देखिए अब आगे क्या लिख रहे हैं, ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1 रिटर्न बैक टू इट्स रिएक्शन सेंटर। मतलब कि जब अकेले फोटोसिस्टम 1 ऑपरेट होगा ना, तो फोटोसिस्टम 1 का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा वो उसके रिएक्शन सेंटर को वापस मिलेगा। सो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नो ऑक्सीजन एवोल्यूशन, यहाँ पे कह रहे हैं ऑक्सीजन एवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना, ऑक्सीजन एवोल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज एब्सेंट। जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर की बात आएगी ना, वहाँ पे आपको कह रहे हैं कि किसको इमेजिन करना है, फोटोसिस्टम सेकेंड को।
क्योंकि फोटो सिस्टम सेकेंड के आसपास एक एंजाइम का भी एवोल्यूशन हुआ है जिसको हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जिसको नाम देते हैं हम लोग ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम जो है वो फोटो सिस्टम सेकेंड से एसोसिएटेड होता है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, NADPH2 नॉट फॉर्म्ड इन साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में कह रहे हैं कि NADPH2 क्यों नहीं बनता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ NADP रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। आगे क्या लिख रखा है, एक दो बातें ये जरूरी हैं, देखिए प्लास्टोसाइनिन। आपसे पूछा जाएगा ना व्हाट इज प्लास्टोसाइनिन, तो प्लास्टोसाइनिन इज अ कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर्ड क्रोमोप्रोटीन इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब आगे क्या लिख रखे हैं, देखिए इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, आपसे पूछा जाएगा कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, तो क्या बताना है, FRS, दैट इज फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, दैट इज फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस विच इज आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। मतलब क्या कह रहा है, आपसे पूछा जाएगा कि फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है ना, है क्या एक्चुअल में, तो क्या बताना है, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर, ठीक है। यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है सर, विच इज आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है इन्होंने कि सर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये P700, यहाँ पे देखिए P700, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वो किसको मिला, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। ये देखिए यहाँ पे ना, ये जो P700 है P700 है, उसके दो सब स्टेजेस यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ठीक है, यहाँ पे P700 ये स्टार मार्क का रखा है, देखिए ना, स्टार मार्क जो पोजीशन है वो कहलाता है एक्साइटेड स्टेट। अब P700 जो है वो क्या कहलाता है, वो ग्राउंड स्टेट कहलाता है। वो क्या कहलाता है सर, ग्राउंड स्टेट कहलाता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन किसको मिला, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, देन इलेक्ट्रॉन चला तो किसको मिला, फेरेडॉक्सिन को। फिर आगे बढ़ा तो साइटोक्रोम B6 को। फिर आगे बढ़ा तो किससे मुलाकात होती है, प्लास्टोक्विनोन से, ठीक है ना। अब प्लास्टोक्विनोन, अब ध्यान रखना है कि सर प्लास्टोक्विनोन जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, साइटोक्रोम F। अगला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन चलता है तो वो किसको मिलता है, प्लास्टोसाइनिन को, और वहाँ से वो वापस कर दिया जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर को। किसको वापस कर दिया जाता है, फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, यहाँ से हमें देखने को मिला सर कि यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं एक्साइट हुआ, ठीक है ना, यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो फाइनली कह रहे इलेक्ट्रॉन वो घूम फिर के कह रहे सर मिल किसको गया, देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन वो इधर से घूमता हुआ, देखिए यहाँ से फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, देन फेरेडॉक्सिन साइटोक्रोम यहाँ से देखिए ये जो प्रोटॉन एंटर किया ना, वो प्रोटॉन कहाँ पहुँच गया, ल्यूमेन में। कहाँ पहुँच गया, ल्यूमेन में। और वहाँ से कह रहे सर इलेक्ट्रॉन घूमते हुए, ये देखिए इलेक्ट्रॉन घूमते हुए किसको मिल गया, इसके रिएक्शन सेंटर को। किसको मिल गया, इसके रिएक्शन सेंटर को, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए ये वाला जो प्रोटॉन है, सोचिए थोड़ा सा, ये प्रोटॉन क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाने में हेल्प करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाने में हेल्प करेगा सर, करेगा। क्या इसकी वजह से कह रहे हैं सर वोल्टेज ग्रेडियंट भी
अपने अस्तित्व में आएगा। तो क्या बोलना है, आएगा। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और वोल्टेज ग्रेडियंट दोनों बना है तो क्या आगे हम लोग प्रोटॉन मोटिव फोर्स की बात कर सकते हैं? बोलिए, प्रोटॉन मोटिव फोर्स की बात कर सकते हैं? तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स की बात कर सकते हैं सर। अगर प्रोटॉन मोटिव फोर्स बना है, बोलिए, तो क्या कह रहे हैं कि सर वो प्रोटॉन को मोशन देगा? जरूर देगा। तो जब भी कह रहे हैं ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स प्रोटॉन को मोशन देगा तो उसके इन्फ्लुएंस में क्या एटीपी का फॉर्मेशन होगा? तो क्या बोलना है कि सर एटीपी बनता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं भी इस पूरे लाइन में आपको कहीं भी ये दिखाई दे रहा है क्या कि कहीं भी सर NADP प्लस जो है वो NADPH2 में या NADPH प्लस S प्लस में कन्वर्ट हो रहा है? तो क्या बोलना है, नहीं सर। नहीं, क्यों? क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है। बोलिए, यहाँ तक समझ पाए? ठीक है ना। अब ये वही वाला जो पहला वाला डायग्राम था उसी का सिमेट्रिक फॉर्म देखिए। यहाँ से कह रहे हैं सनलाइट गिरी, यहाँ से सर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वो इलेक्ट्रॉन मिला, कह रहे हैं कि सर, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। वहाँ से कह रहे हैं फियोफाइटिन को मिला, आगे बढ़े तो प्लास्टोक्यूनोन, आगे बढ़े तो साइटोक्रोम B6, फिर आगे बढ़े तो प्लास्टोसाइनिन। अब ये कह रहे हैं ये जो है हमारा फोटो सिस्टम 1, यहाँ से देखिए, यहाँ भी कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं एक्साइट होगा, ठीक है ना, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है, वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं किसको मिला सर, FRS को मिला। FRS से आगे बढ़ा तो FD, ठीक है ना, FD मतलब फेरेडॉक्सिन। अब फेरेडॉक्सिन साइड पे वहाँ पे हमने दिखाया आपको ना, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज के प्रेजेंस में NADP प्लस कह रहे हैं कन्वर्ट हो गया किसमें, NADPH प्लस H प्लस में। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों का हमें डिफरेंस क्रिएट कर लेना है, ठीक है ना। ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब हम लोग NCERT पे शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे जो उन्होंने बातें लिखी है वो बहुत आसानी से आप क्या कर पाएंगे, डिकोड कर पाएंगे। देखिए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब होता है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो यही है नॉन साइक्लिक। ये जो वाला ये डायग्राम है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो इलेक्ट्रॉन सर एक्साइट हुआ था वो तो इसको नहीं मिला वापस, ठीक है, यानी साइकिल बैक नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया लेकिन वो दोबारा से फोटो सिस्टम सेकेंड के रिएक्शन सेंटर को वापस नहीं किया गया, इसलिए हम लोग क्या नाम दे रहे हैं। और इसमें देखिए, इसमें ये कौन है, ये PS2 है, ये PS2 है, ठीक है, ये कौन है, ये PS1 है, ठीक है ना, ये PS1 है। तो PS2 PS1 दोनों का कह रहे हैं इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब फिर साइक्लिक में क्या लिख रखे हैं, द इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड फ्रॉम क्लोरोफिल A, मतलब क्लोरोफिल 700 इज साइकिल बैक। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सर साइक्लिक वाले में क्या देखने को मिला था कि इलेक्ट्रॉन साइकिल बैक हुआ था, जबकि नॉन साइक्लिक में क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड फ्रॉम रिएक्शन सेंटर नॉट साइकिल्ड बैक। साइकिल बैक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सर कैप्चर कर लिया गया। कहाँ कैप्चर किया गया, फेरेडॉक्सिन साइड पे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन एवोल्यूशन एब्सेंट। तो आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर न तो कहीं भी आपको फोटोलिसिस ऑफ वाटर यानी वाटर का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। अब वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो क्या ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा, तो क्या बोलना है सर, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन भी नहीं होगा। नॉन साइक्लिक की बात करेंगे तो क्या बोलना है सर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। और अगर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा तो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन भी होगा, ठीक बात है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, NADP प्लस इज़ नॉट रिड्यूस्ड, यानी NADP प्लस का रिडक्शन साइक्लिक में नहीं होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में हम लोग क्या देखे थे, NADP प्लस रिड्यूस हुआ किस में, NADPH प्लस H प्लस में, ठीक है। अब देखिए लास्ट पॉइंट जो है इसमें क्या लिख रखे हैं, ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एक्टिवेटेड व्हेन लाइट अवेलेबल इज अबव 600। मतलब कह रहे हैं कि अगर लाइट के अंदर 680 से बड़ा वेवलेंथ अगर होगा, ठीक है ना, 680 से
बड़ा वेवलेंथ होगा तो उस केस में खाली क्या एक्टिवेट होगा, फोटो सिस्टम 1 या मतलब साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि सर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, नॉन साइक्लिक में एक्टिवेटेड बाई वेवलेंथ। अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपने मिक्स लाइट प्रोवाइड करी, जिसके अंदर कह रहे हैं 680 से छोटा वेवलेंथ भी है, 680 से बड़ा वेवलेंथ भी है और 680 भी है, तो क्या दोनों कह रहे हैं फोटो सिस्टम एक्टिवेट होंगे? ज़रूर होंगे सर, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, इतना इसमें देखेंगे, इसके बाद हम लोग NCERT की स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर